हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। ट्विटर हॉट टॉपिक है इस वक्त, उस पर बात करेंगे। एलन मस्क नए बॉस बन गए हैं, नए मालिक बन गए हैं और आते ही उन्होंने ट्विटर के 2 टॉप ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया जो कि भारतीय मूल के हैं। एक और व्यक्ति को बर्खास्त किया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। क्यों बर्खास्तगी हुई है, क्यों हटा दिया गया है, यहाँ तक कि एलन मस्क ने इन दोनों को गेट के बाहर करवा दिया। इतना मतलब बड़ी अजीब ढंग से इन दोनों को और एक और व्यक्ति हैं उनको भी निकाला गया है ट्विटर मुख्यालय से। तो इसके बारे में बात करेंगे और क्या होने वाला है ट्विटर का आगे, क्या प्लान है एलन मस्क का, ये भी जानेंगे। और ट्विटर तो अब पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी होने जा रही है, क्या मतलब होगा इसका और दुनिया में क्या इफेक्ट होगा, वो सब बात करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का वो तय हो गया है, किस देश में होगा और मैप के थ्रू बताएंगे हर बार की तरह आपको। और भी कई क्वेश्चन हैं, देख रहे हैं आप, उन सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा सबसे इंटरेस्टिंग है और चर्चित भी। ट्विटर का मालिक बनते ही एलन मस्क ने भारतीय मूल के किन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया? आंसर होगा पराग अग्रवाल और विजया गड्ढे। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। देखिए, एलन मस्क 27 अक्टूबर को ट्विटर के नए मालिक बन गए। 27 अक्टूबर अमेरिका में चला था और इंडिया में 28 अक्टूबर हो गया था। ओके, और मालिक बनते ही उन्होंने भारतीय मूल के 2 अधिकारी, कौन कौन? पराग अग्रवाल ये हैं, वो कौन थे? CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और दूसरे हैं विजया गड्ढे, वो कौन है? ट्विटर की लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ। इन दोनों को बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा एक और व्यक्ति, टॉप 3 पोजीशन ये तो CFO हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे कहिए अब तो, नेड सेगल, इनको भी बर्खास्त कर दिया। ओके, और ख़ास बात है कि वो सिंक लेकर ट्विटर मुख्यालय पहुँचे। सिंक का मतलब वॉश बेसिन। ओके, और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। वहाँ वॉश बेसिन लेकर पहुँचे, सिंक लेकर, और मैसेज यही था कि बड़ी संख्या में वो कर्मचारियों को सिंक करने वाले हैं, यानी बर्खास्त करने जा रहे हैं। और आते ही सबसे पहले उन्होंने हटा दिया इन 3 अधिकारियों को। ये 2 अधिकारी हैं और ये तीसरे व्यक्ति, तो तीनों को आते ही बर्खास्त कर दिया। मस्क ने क्यों इन अधिकारियों को हटाया जो ऑफिसर्स थे, टॉप 3 पोजीशन उन सबको? तो मस्क का ये कहना है कि इन तीनों ने ट्विटर पर जो फर्जी अकाउंट्स बढ़ने और ट्विटर के इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पराग अग्रवाल के बारे में। कुछ बेसिक बातें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पराग अग्रवाल, उनको नवंबर 2021 में ट्विटर का CEO बनाया गया था। उनका जन्म हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में। IIT बॉम्बे से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया। और जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T जैसे दिग्गज जो कंपनियां थी वहाँ पर इंटर्नशिप किया उन्होंने, और ट्विटर में काम शुरू किया अक्टूबर 2011 से। आज क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। ओके, और 2021 में, नवंबर 2021 में उनको CEO बना दिया गया ट्विटर का। और CEO बनने से पहले वो ट्विटर के CTO पद पर भी थे। 2017 में उनको चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था। और पराग अग्रवाल ने ट्विटर में वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत काम किया था, उसकी वजह से काफ़ी सराहना हुई थी और नतीजा हुआ कि इनको CEO बना दिया गया था। और CEO किसने बनाया था? तो जैक डोर्सी ने बनाया था, वो उस वक्त CEO थे ट्विटर के। दूसरे भारतीय मूल की व्यक्ति हैं विजया गड्ढे। उनका जन्म हुआ था भारत में ही 1979 में, गुलाटी परिवार में। 3 साल की उम्र थी उस वक्त इनका परिवार अमेरिका चला गया था और फिर वहाँ पर लीगल हेड बन गई थी ट्विटर की अब। ओके, और ये भी चर्चा है, द हिंदू ने ये लिखा है कि मस्क जो हैं वो वहाँ पर 7,500 एम्प्लॉई में से 75% यानी 5,600 कर्मचारियों को नौकरी से हटा सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि
ट्विटर को ख़रीदा कैसे। ये मैं सिंक इसलिए लेकर ये फ़ोटोग्राफ में मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि इन्होंने कहा कि हम सिंक करने आए हैं और सचमुच उन्होंने बर्खास्त कर दिया और बहुत बड़े पैमाने पर बर्खास्त करने वाले हैं। ठीक है, एलन मस्क ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि हम पैसा कमाने के नहीं बल्कि इंसानियत की मदद करने के लिए वो ट्विटर को ख़रीद रहे हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है नया तो बड़ी बातें करता है, उन्होंने भी बड़ी बातें कही हैं। ठीक है, क्या है मामला, देखिए एलन मस्क ने अचानक 14 अप्रैल 2022 को ये कह दिया था कि $43 बिलियन में ट्विटर को ख़रीदने जा रहे हैं। लेकिन जब डील मंजूर हुई तो ये 44 अरब डॉलर की डील हुई। अगर हम अभी के डॉलर के रेट के अनुसार देखेंगे तो ये 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनता है। इसके बाद एलन मस्क को लगा कि ये बहुत ज़्यादा महंगा मैंने ख़रीद लिया है, हमने ज़्यादा रेट लगा दिए। तब इन्होंने कहा कि स्पैम अकाउंट है, ये सब की जानकारी दे। तो चूँकि जानकारी बहुत सारी नहीं मिल पाई तो इन्होंने कहा कि हम अब नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने कहा कि डील को पूरा करो 28 अक्टूबर से पहले, वरना हम जुर्माना लगाएंगे। और बहुत भारी रकम का जुर्माना होने वाला था इन पर, एलन मस्क पर। तो इसलिए 27 अक्टूबर को ये सिंक लेकर पहुंच गए और कहा कि हम बड़े पैमाने पर सिंक करने जा रहे हैं कर्मचारियों को। ठीक है, तो अब ये पूरा मामला है कि ट्विटर के मालिक बन गए हैं एलन मस्क। और ये जो मालिक बने हैं वो ऐसे वैसे नहीं बने हैं, ये ज़बरदस्ती, होस्टाइल टेक ओवर कहा जाता है इसको। होस्टाइल टेक ओवर मतलब ज़बरदस्ती खरीद लेना। ओके, अब तक जो है वो ट्विटर वो एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देखिए, कंपनी कई तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में एक व्यक्ति या फिर कई व्यक्ति उसके मालिक होते हैं। और दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें जनता भी मालिक होती है, पब्लिक के पास शेयर होते हैं। तो ये ट्विटर जो था अब तक वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी था और वो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे शेयर इन्होंने कहा कि हम खरीद रहे हैं और ये एक प्राइवेट कंपनी बन रही है। तो अब सवाल होगा कि ट्विटर में अब आगे होगा क्या। अब इतना सब कुछ किया उन्होंने, उसके बाद तो एलन मस्क ट्विटर को सुपर ऐप यानी ऑल इन वन सर्विस प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। क्रिएटर इसके ज़रिए पैसा कमा सकेंगे और यूजर्स पेमेंट, शॉपिंग, यहाँ तक कि टैक्सी भी बुक कर सकेंगे। और मस्क का मानना है कि इससे ट्विटर की जो मार्केट वैल्यू है वो 10 गुने से भी ज़्यादा हो सकती है। दरअसल हुआ ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बोली लगा दी है, $44 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। और ये इनको साबित भी करना है कि ये जो रकम है वो हमने सही खर्च किया है। एलन मस्क का कहना है कि वो यूजर्स को जो ट्विटर चला रहे हैं उनको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी देंगे, ऑप्शन देंगे। इससे होगा ये कि एड रेवेन्यू पर निर्भरता कम हो जाएगी और बदले में यूजर्स को ट्वीट एडिट करने और ट्वीट के जरिए पैसा कमाने की सुविधाएं दी जाएगी, जो कि अभी नहीं होता है। और एड फ्री ट्विटर का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, एलन मस्क ट्विटर को फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म में बदलने पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्विटर के जरिए बिटकॉइन के लिए भी संभावित वो काम कर सकते हैं, क्योंकि जो मस्क की एक और कंपनी है टेस्ला, वो बिटकॉइन में लेन देन करती है। ओके, और एक और बात है कि इससे पहले ट्विटर ने कई सारे ऐसे लोगों को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनको लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब भी गलत है, तो उस पर ऐसे लोगों पर भी ब्लॉकिंग हट जाएगा। ओके, और यहाँ से ही ये कंपनी प्राइवेट होने जा रही है। मतलब ऐसा कम ही होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कोई ख़रीदे और उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया जाए। ठीक है, तो आमतौर पर होता ये है कि प्राइवेट कंपनी होती है, उसका IPO लाया जाता है, उसको पब्लिक लिमिटेड बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। तो यहाँ से ट्विटर का अब रूप बदलेगा। पब्लिक लिमिटेड होने से होता ये है कि कई सारी ट्रांसपेरेंसी लागू करनी होती है, जो कि प्राइवेट जो निजी कंपनी है उसको ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी तमाम जो रेगुलेटर है उसकी नज़र है कि वो क्या करते हैं। ओके, और एक और बात मैं कहूँ कि जितनी बातें इन्होंने कही है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। कहते हैं और फिर बाद में पलट जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा ट्विटर को हम खरीदेंगे, फिर बाद में कहा कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब अदालत ने कहा कि नहीं खरीदोगे तो इतना जुर्माना कर देंगे कानून के तहत, तो फिर उन्होंने फिर खरीद लिया। ओके, तो ट्विटर के बारे में भी और बात कर लें। स्थापना कब हुई थी? 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA में।
संस्थापक कौन कौन है? तो जैक डोर्सी है, नूह ग्लास है, इवान विलियम्स है, बिज स्टोन है। तो मुझे लगता है ट्विटर से संबंधित जो बातें हैं वो संक्षेप में आप पूरी बात समझ चुके होंगे। ठीक है, कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कैसा महसूस हो रहा है कि बर्खास्त कर दिया गया, सीईओ को बर्खास्त कर दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है। जैसे मैं बताता हूं ऐसा ही पूरा कंटेंट होता है, ताकि आप बेसिक बातें समझ पाएँ। वो पीडीएफ होता है, और पीडीएफ भी कई तरीके के होते हैं, जैसे वन लाइनर भी होता है ताकि फटाफट एग्जाम से पहले आप पढ़ लें और तैयारी कर लें। दूसरा होता है एमसीक्यू, तीसरा होता है एमसीक्यू विद डिटेल्स, जैसे मैंने अभी बताया वो सब कुछ। तो आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए, और बहुत मामूली सी रकम है, 150 रुपये में मेंबरशिप मिल रहा है 1 साल का। और इसके थ्रू पीडीएफ तो मिलता ही है, तमाम अपडेट अगले 1 साल तक, साथ में टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, टेस्ट सीरीज़ तमाम एग्जामिनेशंस के, ताकि आप जांच सके कि हर तरह के सब्जेक्ट में कैसी तैयारी है आपकी। और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी होता है एवरी वीक और एवरी मंथ, तो वो भी आप देख सकते हैं, और बुक्स पे छूट भी मिलती है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ आपको पता चल जाएगा डिटेल। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? किसे मिली मेजबानी? आंसर होगा फिजी। तो फिजी को मिली है मेजबानी, और वो फर्स्ट पैसिफिक नेशन है जो होस्ट करने जा रहा है 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। ओके, और इसका जो लोगो है और वेबसाइट है उसको लॉन्च कर दिया गया है। लोगो ये रहा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि फिजी में होने जा रहा है 2023 में। और कब से कब तक होगा? तो 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नांडी शहर में ये आयोजित किया जाएगा। एक बार मैप के थ्रू चलते हैं, फिजी है कहाँ, तब आप समझ पाएंगे पूरी बात। तो ये रहा प्यारा भारत इस अर्थ में, और अब चलते हैं फिजी की ओर। तो फिजी कहाँ पर है? तो इस तरफ है, ये साउथर्न जो पैसिफिक ओशन है वो वहाँ पर, उधर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और ये साउथ पैसिफिक ओशन है, और उसी में ये रहा फिजी। ये द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। राजधानी क्या है? सुवा राजधानी है, सुवा। और राष्ट्रपति कौन है? जिजियो कोनरोते। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? कोमोडोर जेसिया फ्रांक, ये हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो इस जगह पर होने जा रहा है, यहाँ पर ये फिजी है। आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया रहा, पापुआ न्यू गिनी है, ये न्यूजीलैंड है, और यहाँ पर ये द्वीपीय देश है, कौन सा है? फिजी। तो वहीं पर ये आयोजन होने जा रहा है। तो कौन आयोजित करेगा इसको? विश्व हिंदी सम्मेलन, जो 12वां सम्मेलन होने जा रहा है वो, तो उसे भारतीय विदेश मंत्रालय और फिजी की जो सरकार है वो मिलकर ये आयोजित करेगी। और ख़ास बात है, ध्यान रखिएगा कि पहला ये पैसिफिक नेशन है, यानी प्रशांत देश है, प्रशांत महासागर के जो उस दायरे में जो ऐसा पहला देश है जहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। कब आयोजित होने जा रहा है? 2023 में। ओके, फिजी के बारे में और भी बात कर लें। फिजी में हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी काम किए वहाँ पर, और एक लैंग्वेज लेबोरेटरी भी भेंट करने जा रहा है इंडिया, और इस माध्यम से लोगों को हिंदी सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसके मुताबिक फिजी की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 30% जो आबादी है वो भारतीय मूल के हैं। मतलब भारत से अंग्रेज उनको गिरमिटिया मजदूर बना कर ले गए थे, और वो एक अभी संपन्न स्थिति में, तो 30% से ज़्यादा हैं और वो हिंदी बोलते हैं। फिजी में जो सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त जो लैंग्वेज है उनमें कौन कौन है? हिंदी है, फिजियन है और इंग्लिश है। तो 3 है, हिंदी, फिजियन और इंग्लिश। ओके, तो ये तय हो गया है। और विश्व हिंदी सम्मेलन वो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जिसमें दुनिया भर से जो हिंदी के विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, भाषा विज्ञानी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, वो सब वहाँ जुड़ते हैं, और इस बार भी 2023 में जुटने वाले हैं। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, और वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण है। लोगो तो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, और एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये ऐलान किया।
मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस खेल बोर्ड ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों की मैच फीस एक समान करने की घोषणा की है? पहले महिलाओं को बहुत कम मैच फीस मिलती थी, अब पुरुषों के बराबर मिलेगी। आंसर होगा बीसीसीआई। एक इम्पॉर्टेंट फैसला है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर अगर कोई बात होगी तो आप उदाहरण ये भी दे सकते हैं, ठीक है, कि बराबर ये फैसला कर दिया गया है। तो ये देख रहे हैं आप न्यूज़ भी, और बीसीसीआई के जो सचिव हैं सेक्रेटरी जय शाह, तो उन्होंने ये ऐलान किया है 27 अक्टूबर को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अगर हम बात करेंगे फीस, मैच फीस क्या क्या रहा है, तो पहले टेस्ट मैच का जो फीस मिलती थी महिला खिलाड़ियों को 4 लाख रुपए, अब पुरुषों के बराबर 15 लाख रुपए मिलेगी। वनडे की फ़ीस मिलती थी 1 लाख रुपए मैच फीस, अब 6 लाख रुपए मिलेगी पुरुषों के बराबर। T20 का 1 लाख मिलता था, वो 3 लाख मिलेगा, पुरुषों के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला हुआ और ट्वीट भी किया है जय शाह ने, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर का कहना है कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो शामिल महिला क्रिकेटर हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनको पुरुषों के बराबर ये मैच फीस दी जाएगी। हालांकि एक ख़ास बात है कि जो एनुअल रिटेनर फीस होता है, एक ख़ास तरह की अलग से फीस भी मिलती है एनुअल रिटेनर फीस, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसमें महिला और पुरुषों के बीच में अंतर अभी भी रहेगा। क्या फ़ायदा होगा? फिर भी जो भी फैसला हुआ है मैच फीस को लेकर, उससे तो लैंगिक समानता हासिल करने में मदद मिलेगी और नए जो महिला खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने में ये बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, ठीक है। तो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी हैं। सेक्रेटरी जय शाह हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, तो उसकी वायु परिवहन समिति है, ATC है, तो उसका अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया? आंसर होगा शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा। और ख़ास बात है कि 28 साल बाद कोई भारतीय इस पद पर पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, शॉर्ट में कहते हैं ICAO, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और दुनिया भर में जो सिविल एविएशन के लिए सिद्धांत और तकनीक वो तय करती है। और इसी की एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है। तो उसका अध्यक्ष बनाया गया शेफाली जुनेजा को। फोटोग्राफ ये रहा, और 28 साल बाद किसी इंडियन को ये जिम्मेदारी मिली है। शेफाली जुनेजा, उनके बारे में बात कर लें, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स कैडर उसकी वो अधिकारी हैं और भारत की प्रतिनिधि हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसमें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अध्यक्ष कौन है? सल्वाटोर सियाचिटानो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूरोपीय संघ ने सखारोव फ्रीडम प्राइज़, क्या है? सखारोव फ्रीडम प्राइज़ 2022 किसे दिया है? आंसर होगा यूक्रेन की जनता को दिया है। यूक्रेन की जनता को ये अवार्ड दिया गया है 2022 का, सखारोव फ्रीडम प्राइज़, ओके। यूक्रेन की जनता को जो वहाँ पर संघर्ष चल रहे हैं उसको सम्मान देने के लिए दिया गया है। रूस ने जो हमला किया हुआ है उससे जो यूक्रेन में तबाही है, यूक्रेन भी दिखा तो मैं, ये रशिया है और ये रहा यूक्रेन, उसके बड़े हिस्से पर अब रूस का कब्जा है। कौन कौन से हिस्से, ये सब यहाँ के अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, एनिमेशन के जरिए। तो सबसे पहले ये रूस ने कब्जा किया था 2014 में और अब 2022 में ये सारे इलाके यहाँ तक के ये सब रूस के कब्जे में है और यूक्रेन झेल रहा है। और उस दौरान जो वहाँ के साहसिक जो नागरिक हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है उन साहस दिखाने के लिए, सखारोव फ्रीडम प्राइज़। इम्पॉर्टेंट बात है। और ये जो प्राइज़ है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये प्राइज़ यूरोपीय संघ का जो शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है वो है ये, ठीक है। और सोवियत संघ ने ये जो नाम रखा हुआ है ये सखारोव पुरस्कार, ये किन के नाम पर रखा है सखारोव? तो वो सोवियत
के असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव नाम के व्यक्ति थे। 1988 में यह अवार्ड शुरू किया गया था उनके नाम पे, और इस अवार्ड के जरिए मानवाधिकार और मौलिक जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करने वाले व्यक्ति समूह उनको सम्मानित किया जाता है। सखारोव को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और निधन उनका हो चुका है 1989 में। अच्छा, पिछली बार रूसी नेता, क्या नाम है उनका नाम है एलेक्सी नवेलिनी, जो जेल में है, उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, यूरोपीय संघ ये अवार्ड देता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। वो कहाँ है? तो बेल्जियम में है, बेल्जियम की राजधानी है। ओके, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक है, बुक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। ये आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने लिखी है बुक? आंसर होगा बिमल जालान। ये बुक रही। ओके, तो ये लिखी है उन्होंने, अर्थशास्त्री हैं और आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जालान। तो उन्होंने ये बुक लिखी है और ये अर्थव्यवस्था, शासन, राजनीति, इन सब चीज़ों को इन्होंने शामिल किया। बिमल जालान ये आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक थे? तो 22 नवंबर 1997 से लेकर 6 सितंबर 2003 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड पी ये किसने जीता? आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपन। रेड बुल के खिलाड़ी हैं, कहें ड्राइवर हैं, और 2022 में ये इस साल अब तक की उनकी 13वीं जीत है। उन्होंने किसको हराया? तो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैमिल्टन को हराया। ओके, महत्वपूर्ण बात ये है, अमेरिका में ये आयोजित किया जाता है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। अगर हम बात करेंगे कि 2022 के अब तक के जो फार्मूला 1 जो भी आयोजन हुआ है उसमें कौन कौन से विजेता रहे, तो ये सब आप देख रहे हैं, पूरी लिस्ट है। कुछ लिस्ट ये रही और कुछ लिस्ट ये रही। ठीक है, तो इतने सारे अभी तक ग्रांड प्रिक्स हो चुके हैं फार्मूला 1 रेस के। और ये सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो पीडीएफ है, डेली का पीडीएफ फ्री होता है, तो आप देख सकते हो, डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि योजना अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, तो उन्होंने ही समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। और ये दिल्ली नगर निगम की योजना है, पूरा नाम है इसका दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर राजस्व सुदृढ़ीकरण और वृद्धि योजना। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसके तहत ये होगा कि जो अधिकृत और नियमित कॉलोनियाँ हैं उसमें जो रह रहे हैं संपत्ति के मालिक हैं, उनको 6 और 7 साल का जो बकाया संपत्ति वो जमा करने पर 12 और 11 साल का बकाये के साथ जुर्माना वगैरह सब माफ़ कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया है उनके लिए ये राहत देने के लिए काम किया गया है। ठीक है, दिल्ली की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है? उनका नाम मैंने पहले ही बताया है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे, इंटरनेशनल एनिमेशन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, उसी ने ये दिवस की घोषणा की थी 2002 को। और ये जो संगठन है इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, वो यूनेस्को का एक संगठन सदस्य है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट डेज है जो कि 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। मकसद ये है कि जिसके जो कलाकार हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उन सबको सम्मान मिले। ओके, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 अक्टूबर को। और 2022 में ये 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है, 76। ओके, क्यों ये दिवस मनाया जाता है? दरअसल इसी दिन स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना हुई थी, उसको याद किया जाता है। दरअसल 1947 में आज़ादी के बाद कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर जो आक्रमणकारी थे, उन लोगों ने हमला कर दिया था कश्मीर में। और तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भेजी थी।
और भारतीय धरती पर सबसे पहले ये जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इन्फेंट्री क्या होती है? इन्फेंट्री जो है उसका मतलब पैदल सेना कह सकते हैं। एक सामान्य शाखा होती है जो कि वो पैदल ही युद्ध का काम करती है और सबसे खतरा मोल लेती है, ज़्यादा दुश्मनों से काफ़ी करीबी से लड़ती है। तो इंडियन आर्मी की बात कर लें, आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निरस्त्रीकरण सप्ताह ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 से 30 अक्टूबर तक। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिवस घोषित है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 को। तो उसी दिन से 30 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जाता है। तो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये निरस्त्रीकरण, तो मुद्दे पर निरस्त्रीकरण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक रिवॉल्वर है जिसके जो आगे की नली है वो ऐसे घूमी हुई है। तो एक संदेश देने के लिए ये खास तरह का ये अपनाया गया है। ठीक है, उद्देश्य यही है कि समाज में शांति लाने के लिए हथियार और विशेष रूप से जो परमाणु हथियार है उसका उपयोग कम हो। तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये दिवस घोषित है। उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना तो 1945 में हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यवाहक चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा संगीता वर्मा। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक संगीता वर्मा वो अगले 3 महीने की अवधि या फिर नियमित चेयरमैन की जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है या अगले आदेश तक वो प्रभावी रहेगा, वो तत्काल रूप से अभी चेयरपर्सन होंगी, कार्यवाहक चेयरपर्सन होंगी। ठीक है, इससे पहले कौन थे चेयरपर्सन? CCI के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो उसके पूर्वकालीन यानी पूर्णकालिक चेयरमैन थे, उनका नाम था अशोक कुमार गुप्ता। तो 26 अक्टूबर को उन्होंने पद छोड़ दिया। तो उसके बाद अब इनको बनाया गया है, फोटोग्राफी ये रहा, संगीता वर्मा को बनाया गया। तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये भारत में कारोबार को स्वच्छ और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी है, ताकि बाजार जो है वो उपभोक्ताओं, ये जो कंज्यूमर है उनके हित में रहे और ऐसा ना हो कि किसी एक कंपनी का बाजार के एक बड़े हिस्से पर एकाधिकार हो जाए। तो उसको रोकने के लिए ये एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया हुआ है। स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड ने जीत लिया है। एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है अक्टूबर में ही। इंडियन एयरफोर्स की भी बात कर लें, चीफ कौन है इस वक्त? तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और जब बात हो रही है कमांड की, तो ये भी बात कर लें कि एयरफोर्स के कितने कमांड होते हैं? तो ये 7 कमांड होते हैं। सेंट्रल एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, साउथर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। और उन सब का मुख्यालय कहाँ है वो सब मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सेंट्रल एयर कमांड का जो मुख्यालय है वो है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ईस्टर्न एयर कमांड का जो मुख्यालय है शिलोंग, ये मेघालय में है। साउथर्न एयर कमांड का जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम, ये केरला में है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का मुख्यालय ये गांधीनगर, गुजरात में है। वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। इसके अलावा आखिरी है मेंटेनेंस कमांड, वो नागपुर, महाराष्ट्र में है मुख्यालय उसका। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और ट्विटर को लेकर अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और मेंबरशिप देखना ज़रूर, बहुत मामूली सी रकम है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत सारे लाभ मिलेंगे उससे। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।